हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर दिल लगाकर आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पावर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जो आज का ये वीडियो है वो हमारा इस चैप्टर का मतलब थ्योरी का वो लास्ट चैप्टर है, मतलब थ्योरी का लास्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ये छठा पार्ट है। तो थ्योरी जो है आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही हम क्या स्टार्ट कर देंगे, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में मैं आपको बता दूं कि जो है हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल में हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अवतल दर्पण के, देखो एक एक चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो समझेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण के समझेंगे, फिर लेंस के न्यूमेरिकल समझेंगे, और उसके बाद जो परावर्तन से रिलेटेड यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण इन सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है उसको हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले की जितने भी वीडियोस हैं उसको अच्छे से देखिए। जो भी नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए। बिल्कुल डेडिकेटेड है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कराने के लिए। चैनल बिल्कुल डेडिकेटेड हो चुका है बच्चों। जैसे ही साइंस थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और भी चैप्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। इंग्लिश की अब की बारी इंग्लिश की है, तो वेट करिएगा, इंग्लिश भी आपके लिए जल्द ही आने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों, लेंस का रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेंस का रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने दर्पण में पढ़ा था, क्या रेखीय आवर्धन पढ़ा था ना। क्या होता है दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इनका जो अनुपात होता है, इनका जो रेशियो होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, आवर्धन कहते हैं, यानी कि रेखीय आवर्धन। उसी तरीके से बच्चों लेंस में भी होता है। क्या होता है लेंस में रेखीय आवर्धन, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है, बोलते चलिए साथ में, उसके बाद नोट करिएगा। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इनका जो अनुपात होगा बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। आगे लिखेंगे जिसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में, क्या कहा मैंने, जिस तरीके से दर्पण में हमें रेखीय आवर्धन पढ़ने को मिलता है उसी तरीके से बच्चों हमें लेंस में भी रेखीय आवर्धन पढ़ने को मिलता है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं क्या, स्मॉल एम से। किससे, स्मॉल एम से इसे प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, अब हमें क्या पढ़ना है, देखो लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र, दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है ये समझ लेते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन कन्फ्यूज़न मैं क्रिएट नहीं होने दूंगी। ठीक है, चलो देखो लेंस का सूत्र क्या होता है और दर्पण का सूत्र क्या क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी बता रही हूँ बस ध्यान से आपको क्या करना है, उसे बच्चों पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए लेंस का सूत्र जब भी होगा तो वो क्या होगा, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ध्यान ये रखिएगा कि इस तरीके से ये जो इसका सीक्वेंस है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। क्या है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। लेकिन अगर यहीं दर्पण की बात कर दे तो दर्पण के लिए क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। इसको आप चाहे 1/u प्लस 1/b लिखो, चाहे आप इस तरीके से लिखो, दोनों ही आपके फॉर्मूले क्या हैं, बिल्कुल बच्चों करेक्ट है। ठीक है, आगे बात समझ में, गॉट इट। अभी तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है, लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या कहते हैं। देखो जब मैंने आपको अवतल और उत्तल लेंस पढ़ाया था तो मैंने एक आपको बताया था अभिसारी और अपसारी। क्या बताया था, अभिसारी और अपसारी। ये क्या है, अवतल लेंस, और ये क्या है, उत्तल लेंस है। ये क्या है, उत्तल, और ये क्या है, अवतल लेंस। तो जब उत्तल लेंस पढ़ाया था तो क्या बताया था मैंने आपको कि जो उत्तल लेंस होता है बच्चों, वो आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको क्या कर देता है, एक जगह पर पॉइंट, क्या कर देता है, एक जगह पर केंद्रित कर देता है। यही तो बताया था। और जो अवतल दर्पण होता है बच्चों, यहाँ से जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, यहाँ से जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, जो अवतल दर्पण नहीं सॉरी लेंस, जो अवतल लेंस होता है वो इनको क्या कर देता है बच्चों, इनको फैला देता है। क्या करता है, इनको फैला देता है ना, यही तो पढ़ा था।
कि जो अवतल लेंस होता है वो क्या कर देता है, वो किरणों को एक जगह से, जैसे कि अवतल लेंस एक जगह से जो पॉइंटेड किरणें आएंगी उनको क्या कर देगा, फैला देगा। लेकिन उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रकाश की किरणें अगर इतनी सारी हैं, इकट्ठी आ रही है, अगर उसके सामने उत्तल लेंस है तो वो क्या कर देता है, एक जगह पर केंद्रित कर देता है। तो देखो ये क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को जो उत्तल लेंस है वो क्या कर रहा है, केंद्रित, और अवतल लेंस क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो यही जो क्षमता है, यानी कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को समेटने या केंद्रित करने या फैलाने की जो क्षमता होगी उसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता, जिसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है जिसका, डायोप्टर, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, डी से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डायोप्टर। क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और इसको लिखते किससे हैं, तो इसको हम लोग पी से लिखते हैं। क्षमता का मात्रक क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब देखो इससे क्या है, हमें दो सूत्र हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जब कभी भी सूत्र आए तो P बराबर 1 तो होता है 1/f, है ना, और एक सब सूत्र और होता है P बराबर 100/f, P बराबर 100/f। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। जब भी क्या हो, जब P बराबर 1/f तब लगेगा जब F यहाँ पे क्या हो, मीटर में दिया हो। लेकिन जब P बराबर 100/f तब लगाओगे जब F क्या हो, सेंटीमीटर में। F क्या हो, सेंटीमीटर में हो, तब कौन सा फार्मूला लगेगा, P बराबर 100/f। याद करने का ट्रिक भी देख लो। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में क्या है, 2 अक्षर लिखे गए C और M, और यहाँ पे 100 में देखो कितने 0, 2 0। तो P बराबर 100/f कब लगेगा, जब किस में हो, F सेंटीमीटर में हो। और यहाँ पे जब P बराबर 1/f लगेगा तो P किस में, जो F है वो किस में होगा, वो मीटर में होगा। आगे बात समझ में। ट्रिक पसंद आए तो एक बार लाइक करो जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर। चलिए बात करते हैं लेंस का उपयोग, है ना, लेंस के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो आपने घड़ी, जो घड़ी बनाता है उसको देखा है, घड़ी बनाने वाले को देखा है, जिसको हम कहते हैं घड़ी साज। क्या बोलते हैं उसे, हम कहते हैं घड़ी साज। तो ध्यान दीजिएगा कि जो घड़ी साज होता है, घड़ी साज, घड़ी साज द्वारा घड़ी के पुर्जे लगाने में, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे लगाने में, छोटे छोटे पुर्जे लगाने में उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का उपयोग करता है। किसका उपयोग करेगा, उत्तल लेंस का उपयोग करता है। ठीक, ये आगे बात समझ में। अगला जो है, अगर हम यूजेस की बात करें तो अगला यूज़ क्या होगा, जो देखो देखा है जो सूक्ष्मदर्शी होता है उससे क्या हम देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, है ना। तो सूक्ष्मदर्शी में भी किसका यूज़ होता है, उत्तल लेंस का यूज़। तो लिखेंगे उत्तल लेंस का यूज़ किस में करते हैं हम बच्चों, सूक्ष्मदर्शी में। किस में, उत्तल लेंस का यूज़ लिखेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है। किस में करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है। देखो बच्चों अभी लिखना नहीं आपको, केवल आप समझिए। जैसे ही आप कोई भी हेडिंग समझ लेते हैं तो ही उसके बाद आप लिखेंगे। इससे ये होगा कि आपको एक तो समझ में आ जाएगा, दूसरी चीज़ जब आप लिखेंगे समझने के बाद तो आपको याद भी हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं और इसके उपयोग की बात करूं तो इसका उपयोग और कहाँ पर किया जाता है, तो डॉक्टर द्वारा, जो उत्तल लेंस होता है, डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग, डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग आँख, नाक इत्यादि के उपचार में भी किया जाता है। किसमें, इत्यादि के उपचार में, है ना। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हमारी आंखें खराब हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी वाले उत्तल या अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगला जो यूज़ होगा वो क्या होगा, हमारी जो आंखें हैं, मतलब आंखें खराब होने के बाद उचित फोकस दूरी वाले उत्तल या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे आँखों की समस्या या आँखों के दृष्टि दोष को, आँखों के दृष्टि दोष को सही करने के लिए, सही करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले, उचित फोकस
दूरी वाले अवतल या उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल तथा अवतल या उत्तल, अवतल या अवतल या उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। यूजेस में आप चार, देखो चार तो मैंने लिखा दिए हैं, वैसे चार आते नहीं हैं, दो ही पूछे जाते हैं। तो इन चार में से दो भी याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन लिखा दिया मैंने इसलिए कि हो सकता है इन चारों में से जो दो आप चारों याद करोगे तो हो सकता है दो याद ही आ जाए एग्जाम में, लेकिन अगर दो ही याद करोगे तो मान लो भूल गए तब तो काम गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसीलिए क्या करना है, चारों याद कर लेने हैं। मान लो अगर कोई भूल जाते हो तो आपको यह याद रहेगा। अगला हमारा टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्या है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम हम लोग रखते हैं क्या? बी। अब यहाँ देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कोई गोलू खड़ा है, इसका नाम क्या है? गोलू। और यहाँ पे उसकी, समझ रहे हो ना, कौन खड़ी है? गोली खड़ी है। तो क्या होगा कि जो ये गोलू है, यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के बाद जब इस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देंगी, परावर्तन के बाद जब दूसरे बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देंगी, तो वो जो दूसरा बिंदु है, वो जो दूसरा बिंदु है बी, वो क्या कहलाएगा? पहले बिंदु का क्या कहलाएगा बच्चों? वो क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। आगे ना समझ में? क्या मैंने कहा? जब भी कोई प्रकाश की किरणें एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आती हैं परावर्तन के बाद, फिर से बोलेंगे, यदि कोई प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलती हैं और परावर्तन के बाद दूसरे बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं या मिलती हैं, तो जो दूसरा बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ओके, गॉट इट। तो प्रतिबिंब यहाँ पर देखो हमें पढ़ने को मिलते हैं हमारे सिलेबस में, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आभासी और एक होता है कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। तो देखो आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। इसको इरेज कर दूँ, समझ में तो आ गया होगा ना सभी को। देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रतिबिंब होते हैं कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होगा आभासी, एक होगा कौन सा? आभासी, और एक होगा क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, बहुत आराम से बच्चों देखो मैं पढ़ा रही हूँ, बस आराम से ही आपको भी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है। लेकिन अगर एक बार बेसिक से भी पढ़ लिया ना तो समझ लो वो रामबाण है, बोर्ड एग्जाम तक के लिए याद रह जाएगा, इतना ध्यान रखना। इसीलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है बच्चों शेयर करो, क्योंकि आपकी शेयरिंग और केयरिंग ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। आपसे कोई फीस यहाँ पे नहीं ली जा रही, लेकिन आप जब जितना ज़्यादा आप हमारा सपोर्ट करेंगे बच्चों, उतना ही हमें अच्छा लगता है, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम और ज़्यादा अच्छी कोशिश करते हैं कि आपके लिए और अच्छे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लेके आए जाएँ, है ना। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बस। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि कोई एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, है ना। यहाँ से जो चलने वाले प्रकाश की किरणें हैं परावर्तन के बाद यदि दूसरे बिंदु पर मिलती हुई हमें वास्तविकता में दिखाई देती है। कैसी? वास्तविकता में दिखाई देती हैं, तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक, है ना। क्या मैंने कहा? यदि ए बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दूसरे बिंदु पर मिलती हुई वास्तविकता में हमें दिखाई देंगी, तो वो क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन यदि वो बिंदु जो किरणें हैं परावर्तन के बाद मिलती हुई हमें प्रतीत होंगी, वास्तविकता में हमें दिखेंगी नहीं लेकिन हमें आभास होगा उनका, तो वो क्या हो जाएगा? वो आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा, है ना। आसान, कितने आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संयुग्मी फोकस क्या होता है। अगला टॉपिक है क्या? संयुग्मी फोकस क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष पर मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है ना। गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष होगा उसका दो पॉइंट है। यदि ए पॉइंट से चलने वाली प्रकाश की किरणें बी बिंदु पर और बी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें ए बिंदु पर मिलती हैं, तो क्या होता है? ये एक दूसरे के क्या है? फोकस है। मतलब ए बिंदु क्या होगा? इसका फोकस बिंदु बन जाएगा, और जो बी बिंदु है, ए का फोकस बिंदु कौन बनेगा? बी, और बी का कौन बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो वह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? संयुग्मी फोकस। क्या हो जाएंगे? संयुग्मी फोकस। आ गया ना समझ में? आसान है सब। देखो
सब चीज़ें आसान है, बस आपको क्या करना है, समझना है। अगला देखेंगे, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। क्या लिखा है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अपने मार्ग से कि एक माध्यम से निकली और दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, अपने मार्ग से विचलित। और यही जो गुण होता है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरणों की क्या, उत्क्रमणीयता कहते हैं। अगला देखो, समांतर पार्श्व वाले कई माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन। तो कहेंगे कि प्रकाश पर जो गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन होगा, उसको हम लिखेंगे कैसे, समांतर पार्श्व वाले कई माध्यमों से, है ना, कई माध्यमों से गुजरने पर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने ले लिया है ए मतलब ये यहाँ पे क्या है, हवा यानी कि एयर, डब्ल्यू लिया है यानी कि जल, वाटर, और जी क्या है यहाँ पे, कांच यानी कि ग्लास। ठीक, ग्लास मीन्स कांच। तो 3 माध्यम यहाँ पे हमने ले लिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, समांतर पार्श्व वाले कई माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। तो याद रखिएगा कि जो माध्यम ए है, डब्ल्यू है और ये जी है। तो सबसे पहले जो प्रकाश है वो ए, यहाँ पे होगा क्या, वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, फिर जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, फिर कांच का क्या होगा, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ए का देखो, वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक गुणे जल का किसके साथ, कांच के साथ अपवर्तनांक, उसके बाद गुणे कांच के साथ, यानी कि जो है जी है वो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इन तीनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और हमेशा वैल्यू क्या निकल के आएगी, हमेशा 1 निकल के आएगी। तो इसी तरीके से चाहे जो यहाँ पे मैंने 3 माध्यम लिया, हवा, पानी और ग्लास। यहाँ पे आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इन तीनों की जगह पे कुछ भी दिया सकता है। वैसे तो 99% चांसेस होते हैं वो इन्हीं 3 माध्यमों में ही आपसे सवाल पूछता है। ठीक है, तो इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। और अगर हाँ, मैं ये कहूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को शेयर करो और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेडिकेटेड चैनल है क्लास 10th के लिए। तो बच्चों जितना ज़्यादा हो सकता है एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके जरूर शेयर करें। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल। और हेडिंग यहाँ पे ऊपर पड़ी रहेगी, अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल, तो आप उसको आसानी से देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। और हाँ, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।